नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर पिछली वाली कक्षाएं आप लोग नहीं देखें तो एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं होंगी तो आपको एक सीरीज के रूप में समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद मतलब राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़ करके चहल कदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उससे बैठ करके वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा कि अब वह कौन सा ऐसा संगीतज्ञ राजा होगा जो ये सारे काम किए होंगे। अब आइए आगे देखने की क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, इसको देखते हैं। दरअसल अरविंद जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री रह रहे थे। कौन रहे थे? हरिसेन नामक एक कवि रह रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में उनका विवरण किया गया था। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि आपने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिछली वाली कक्षाओं को आप देख लीजिए, उसके बाद आगे आने वाली कक्षाओं को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि कक्षा जो है एक दूसरे से रिलेट होते हुए है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और अधिक बढ़ गया था। अब आइए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। आओ देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा किए हैं। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य भी दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में ये दिया हुआ है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत क्या होता है? सुंदर दिखता है। ठीक है, अगर मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 105 और मानचित्र 7। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ क्षेत्रों को हरे रंग से रंगा गया है तथा कुछ क्षेत्रों को लाल रंग से रंगा गया है। उसको हम लोग देखेंगे। गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे, अभी हमने देखा। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिले हैं। ठीक है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। मानचित्र में जो हरा रंग है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। उसको हरे रंग से बताया गया है। इसके बाद दक्षिणापथ। इसके बाद क्या है कि दक्षिणापथ के 12 शासक। दक्षिणापथ के कितने शासक आते हैं? 12 शासक आते हैं। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु से दिया गया है। इन सब ने
हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया था, समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की क्या किए थे, उदारता से अनुमति करने का, शासन करने का अनुमति दे दिए थे। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो है बैगनी रंग से रंगा गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा किस रंग से रंगा गया है, बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ हुए हैं। ठीक है, अध्याय 5 याद कीजिए जब हम लोग गण या संघ के बारे में अध्ययन किया था। समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। बाह्य इलाके के जो शासक थे जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है वो संभवतः कुषाण तथा किस वंश के शासक थे, शक वंश के शासक थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किससे किया था, समुद्रगुप्त से कर लिया था। यहाँ पे वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा प्रमुख नगर तथा राज्य जो जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, आंतरिक राज्य है जहाँ पे गुलाबी कलर से हल्का सा दिखाया गया है। ठीक है, ये बाहरी राज्य है, यहाँ पे आर्यावर्त है, ये सभी कलर को दिखाया गया है। ठीक है, आंतरिक राज्य ये है। आंतरिक राज्य में कौन कौन सा है, यहाँ पे जैसे थानेसर वाला हो गया, ये सब क्षेत्र कौन सा है, ये आंतरिक राज्य है। ठीक है, और बाकी आंतरिक ये हो गया और ये बाहरी राज्य कौन सा हो गया, बाहरी राज्य ये हो गया। ठीक, बाहरी राज्य में आपका ये आ जाएगा, ये बाहरी राज्य आ जाएगा। ठीक, और बाकी जो कौन सा है, आर्यावर्त का राज्य है। ठीक है, आर्यावर्त में कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग वंशावलियाँ को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, कुमार देवी, जो लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाधीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। जिन्होंने महाधीराज जैसी बड़ी उपाधियाँ क्या किए थे, धारण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने भी महाधीराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि विक्रम संवत के बारे में दिया हुआ है। विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना किए थे तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची में से भी हमें जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक जो थे उसको परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से क्या था, भरा हुआ था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में हम लोगों को मिलेगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश का शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, इसने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट।
हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसमें? हर्षचरित में। किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके शासनकाल में रहते थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, जिसके बारे में अध्याय 9 में पढ़े हैं। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में क्या करते थे? रहते थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा था उसका विवरण विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है, ह्वेनसांग ने। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। ठीक है, हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे तथा अपने पिता के बड़े भाई भी नहीं थे। अपने बड़े भाई की, अपने पिता के मतलब बड़ा, न तो बड़ा भाई था न तो बड़ा बेटा था। ठीक है, अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उसने थानेसर के राजा बने थे। थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसके बहनोई कनौज के शासक थे। उसके बहनोई कहाँ के शासक थे? कनौज के शासक थे, जहाँ की मानचित्र में हम लोग देखे हैं। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको मार डाला? उसके बहनोई को मार डाला। ठीक है, तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर दिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत करके उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर क्या हुआ? नहीं मिला। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोक दिया। किसको रोका था? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी को पार करने के समय एकमात्र शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य नरेश थे, चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को क्या किया था? रोका था। अब आइए आगे देखते हैं कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। इस काल में पल्लव और चालुक्य जो थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास की थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम के पास में थी। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक क्या था? फैला हुआ था पल्लवों की राजधानी। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। जबकि चालुक्यों का राज कहाँ से कहाँ तक था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एहोल जो था एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। कौन सा? एहोल जो था एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि एक समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति लिखे थे उनकी लेखक कौन थे? रवि कृति। ठीक है, उससे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला हुआ था। ठीक है, आगे की रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्य की जो विजय था वो अल्पकालीन था। कहने का मतलब है कि बहुत थोड़े समय के लिए ही था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। इनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। इन राज्यों का प्रशासन जो था वो कैसे चलता था, इसके बारे में देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, लेकिन धीरे धीरे
नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का क्या किया, समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्र अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति विषयों का भी क्या था, मंत्री था। ठीक है। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलबाला होता था। इनमें से नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपियों जैसे प्रधान जैसे लोग क्या होते थे, रहते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज क्या कर लेते थे, स्थापित कर लेते थे। पहले दूसरे के राज दरबार में रहते थे, वहाँ से सीखते सीखते क्या कर लेते थे, अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। अब आगे आइए देखते हैं कि एक नए प्रकार की सेना के बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सभा सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान भी दिया जाता था। ठीक है। दी गई भूमि से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए क्या करते थे, हथियार भी जुटाते थे, जो टैक्स के रूप में पैसे मिलते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की क्या करते थे, कोशिश करने लगते थे। ठीक है। अपना पल्ला झाड़ने के फिराक में रहते थे। अब आगे देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी। पल्लवों के अभिलेख में इसमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का क्या करते थे, काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की क्या बात कही गई है। ठीक है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था, नगरम एक व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का क्या था, नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी। ठीक है। आगे ही कि उस ज़माने में आम लोग का जीवन शैली कैसा था, उसको देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह भी है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए क्या किया गया है, दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक नाटक है। किसकी नाटक है, कालिदास की नाटक है। ठीक है। जिसमें राजा दुष्यंत नामक एक राजा था और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी की चर्चा किया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है। आगे आइए देखते हैं कि एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली है। ठीक है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की है। ठीक है। यह दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उससे पेश हुआ। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरों को इनाम भी दिए। लेकिन इनाम क्या दिए, सबसे पहले तो उनका तो स्वागत हो गया था। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े थे। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री कौन था, फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया
जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर क्या करते थे, चोट करते थे। ठीक है, सबको सूचित करते थे। यह आवाज़ सुनकर के लोग सतर्क होकर के अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से क्या होते थे, बचते थे। ऊंच नीच और ये सबका भेदभाव उस समय प्रचलित था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन और शबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। ठीक है, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर क्या होकर लाद करके ले जाया करते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। ठीक है, जैसा कि हम लोग रामायण महाभारत में देखते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले उनका सत्कार करते थे। ठीक है, वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी दे देते। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने में क्या कर सके, रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है, आगे ये देखते हैं कि ये क्या है। ये अन्यत्र के बारे में दिया हुआ है। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब को ढूंढना है। ठीक, मरुभूमि होती हुई भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे। ऊँटों पर क्या थे, आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो कभी मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। कई दिनों तक बिना पानी पिए हुए अपने कुबर में संचित जल का उपयोग करके जीवित रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ठीक है, कुरान का एक अंश दिया गया है, इसको देखते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में क्या हुआ, फैल गया था। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान है, उसको क्या किया था, जीत लिया था। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। अब आशा करते हैं कि कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अभी तो ये 6 क्लास की बुक है, 6 क्लास है, इसमें तो थोड़े बहुत ही मिलेंगे। आगे आने वाले जैसे जैसे क्लास जाएंगे उसमें ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, पढ़ने को समझने को ज़्यादा कुछ मिलेगा। ये तो बेसिक है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।